हेलो बच्चों। तो हम लोग फेजर डायग्राम सीख रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने देखा था कि अगर हम कोई भी एक इक्वेशन ले, सपोज करो कि हमारा एक इक्वेशन है y इक्वल टू, या SHM का हमने लिया था कि मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, मतलब पोजीशन का वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ साइनसॉइडल। तो हम लोग एक फेजर मान सकते हैं, हम लोग एक सर्कल ऐसा मान सकते हैं जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल ले, और एक हमने सर्कल माना, हमने इसका रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल ले, और अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ओमेगा से, तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो इस साइनसॉइडल वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यह हमें पार्टिकल इस सर्कल पे नहीं चल रहा है, पार्टिकल का जो पोजीशन का वेरिएशन है साइनसॉइडल वो इस वर्टिकल सर्कल पे आ रहा है। मतलब ध्यान से देखना, अगर हमारा फेजर, ये जो हमारा इमेजिनरी सर्कल पे ये जो रेडियस वेक्टर रोटेट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर। मतलब अगर हमारा फेजर यहाँ पे है तो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे होगा, अगर हमारा फेजर यहाँ पे है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा, अगर फेजर यहाँ पे है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे पहुंचा, फिर अगर फेजर यहाँ पे है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ पे है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल का पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे होगा, और किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब ये हमारा SHM का लाइन है, मतलब ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है। ये एक इमेजिनरी सर्कल है जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा से। तो तुम्हें फिक्स कर लेना है कि अगर मुझे अब एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाना है और मुझे वर्टिकल पे प्रोजेक्शन देना है, मतलब ये SHM का लाइन है, ये पार्टिकल के SHM का वेरिएशन दिखा रहा है कि मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, फिर से ये मीन, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक फेजर है जो इमेजिनरी सर्कल पे रोटेट हो रहा है, उसका रेडियस हम लोग इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल ले रहे हैं। तो वैसे देखना, अगर फेजर यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, अगर फेजर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो पार्टिकल अभी यहाँ पे होगा, फेजर यहाँ पे पहुंचा मतलब पार्टिकल भी यहाँ पे पहुंचा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फेजर जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पार्टिकल कहाँ पे है, तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के कहीं बीच में है, और किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। अगर हमारा फेजर सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पार्टिकल को कैसे मार्क करेंगे कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं। इस स्ट्रेट लाइन पे तुम्हें दिखेगा कि पार्टिकल अभी यहाँ पे है और किधर आ रहा होगा, मीन पोजीशन की तरफ। इसी तरीके से अगर हमारा फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा और अभी किधर जा रहा होगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा फेजर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो हमारा फेजर है, तो पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल अभी कहीं यहाँ पे है, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम और मीन के बीच में है, और किधर की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हमारा पार्टिकल, देखना पार्टिकल कहीं यहाँ पे SHM कर रहा है, मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो पार्टिकल अगर हमारा मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर अगर फेजर सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम और मीन के कहीं बीच में और किधर की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। अगर हमारा फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम के कहीं बीच में है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और अगर हमारा फेजर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल है नेगेटिव एक्सट्रीम और मीन के कहीं बीच में, और किधर की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। अब इस एनालिसिस से हमें क्या हेल्प मिलता है, तो बेसिकली ये जो साइनसॉइडल इक्वेशन है ये जनरली, एक तो नेट में बच्चों को डरावना लगता है क्योंकि साइन का जो वैल्यू है वो बहुत सारे एंगल पे रिपीट हो रहा होता है, और पार्टिकल जब SHM कर रहा है तो इसका स्पीड वेरिएबल है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में अगर स्पीड वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर तुम ध्यान से देखो कि ये जो फेजर है ये तो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, और तुम्हें दिख रहा होगा अगर मैं पार्टिकल को बात करूं कि फेजर अगर यहाँ पे है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे, फेजर यहां से यहां चला, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम आया,
फिर फेजर यहां से जब यहां आया तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर हमारा फेजर जब यहाँ पे पहुंचा तो पार्टिकल मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम पे आया, और जब फेजर वापस यहाँ पे पहुंच गया तो पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम से कहाँ पे पहुंच गया, मीन पोजीशन पे। मतलब पार्टिकल के वन ऑसिलेशन में इस इमेजिनरी सर्कल पे जो ये फेजर रोटेट हो रहा है वो कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो वो 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल के वन ऑसिलेशन में जो भी टाइम लगा है वो उतना ही टाइम लगा है जितना इस फेजर को इस सर्कल पे रोटेट करने में लगा है। हम लोग डायरेक्टली टाइम पीरियड क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि फेजर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये फेजर का टाइम पीरियड है और हमें दिख रहा है यही पार्टिकल के टाइम पीरियड के इक्वल है। हम लोग इंटीग्रेशन से बच के हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल का ये जो एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, और इसलिए पार्टिकल भले ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो एसएचएम में, पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर मतलब ये कभी तुमने सोचा नहीं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें एंगल कहाँ से आ गया, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। बेसिकली जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल मान सकते हैं जिस सर्कल पे एक फेजर रोटेट कर रहा होगा और वो 360 डिग्री चला है पार्टिकल के जब वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उसमें तुम्हें फेजर प्लॉट करना है, पार्टिकल का पोजीशन मार्क करके देखना है कि फेजर कितना चला है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आया, क्वेश्चन बोल रहा है कि a particle is performing SHM with time period कैपिटल टी। मान लो एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है। फिर बोला कि फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल to move directly from a by root 2 to minus a by root 2। एसएचएम का कोई भी टाइम का क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस फेजर प्लॉट करना है। तुम्हें अब पार्टिकल क्या बोला, डायरेक्टली कहां से कहां मूव कर रहा है, a by root 2 से माइनस a by root 2। हमने एक फेजर यहाँ पे प्लॉट किया, ये एसएचएम का लाइन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है। अभी पार्टिकल कहाँ पे दिख रहा है, तो अभी पार्टिकल है हमारा a बाई रूट 2 पे, और बोला है डायरेक्टली a बाई रूट 2 से माइनस a बाई रूट 2 जा रहा है। डायरेक्टली का मतलब अगर मान लो ये वाला ये मीन पोजीशन है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया a बाई रूट 2, तो डायरेक्टली a बाई रूट ये कहीं यहाँ पे होगा, ये है हमारा माइनस a बाई रूट 2। एक तो a बाई रूट 2 से a जाता, a से फिर वापस आता, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो डायरेक्टली मूव कर रहा है कहां से कहां, a बाई रूट 2 से माइनस a बाई रूट 2 पे। मतलब अभी पार्टिकल हमारा a बाई रूट 2 पे और किधर की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ। इसका मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फेजर होगा वो फेजर किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर a बाई रूट 2 पे होता, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता तो फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। तो हम लोग इसके कोरेस्पॉन्डिंग कैसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, फेजर का टिप या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी हमें क्या दिख रहा है कि पार्टिकल a बाई रूट 2 पे और डायरेक्टली माइनस a बाई रूट 2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अभी उसका वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा। तो अभी हमारा जो फेजर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब ये हमारा फेजर है, ये टी इनिशियल, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है फेजर का, ये अभी हमारा इनिशियल पोजीशन है। अब फेजर कहां पे गया, माइनस a बाई रूट 2 पे। तो पार्टिकल कहां पे गया, माइनस a बाई रूट 2 पे। मतलब पार्टिकल जब यहाँ पे आया तो अभी किधर जा रहा होगा, निगेटिव एक्सट्रीम में। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने फेजर प्लॉट कर लिया, फेजर अभी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब ध्यान से देखना, पार्टिकल a बाई रूट 2 से माइनस a बाई रूट 2 आया, तो फेजर यहां से यहां चला। अब मुझे पता है फेजर तो कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे फेजर कितना एंगल चला। तो देखो ये टोटल कितना है a, ये वाला डिस्टेंस कितना है a बाई रूट 2, मतलब ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। मैं इसको फिर से यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूं। तो हमारा इनिशियल फेजर यहाँ पे था, ये वाला जो डिस्टेंस था ये a बाई रूट 2 था, ये a है, मतलब ये एंगल 45, इसका मतलब ये वाला भी एंगल 45। फाइनल फेजर यहाँ पे है,
फिर से देखना फाइनल फेजर अगर यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड a/√2 है, ये a है, मतलब ये वाला भी एंगल 45, तो ये वाला एंगल ये भी 45 हो गया क्योंकि टोटल 90 है। तो यहां से यहां आने में फेजर कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है? फेजर ट्रेवल कर रहा है 90 डिग्री। अब मुझे पता है 360 डिग्री जब फेजर चल रहा होगा तो टाइम t लेता है कैपिटल T, 1 डिग्री में ले रहा होगा t/360, तो 90 डिग्री लेने में कितना टाइम लेगा? t/360 इंटू 90, मतलब आंसर आ गया t/4। इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर बोल सकते हैं t/4। हमें कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये प्लॉट कर लिए कि पार्टिकल जब a/√2 से -a/√2 डायरेक्टली जा रहा है तो फेजर कितना एंगल चला है, तो हमें देख रहा है फेजर कितना एंगल चला है, फेजर 90 डिग्री चला है। मतलब ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर साइनोसॉइडल इक्वेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का दिख रहा है तो हम लोग इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक इमेजिनरी सर्कल मान सकते हैं जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल लेंगे। उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, मतलब ये जो हमारा शैडो है, एक तरह से तुम ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो शैडो है वो इस वर्टिकल लाइन पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इस साइनोसॉइडल इक्वेशन, मतलब उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। इससे रिलेटेड तुम एक वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये फेजर है जो सर्कल पे चल रहा है और इसका ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है शैडो। ये वाला जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इमेजिनरी सर्कल पे हमारा फेजर रोटेट कर रहा है, सर्कल पे कोई पार्टिकल ऐसा कुछ रोटेट नहीं कर रहा है। ये हमने एक इमेजिनरी सर्कल माना जो इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसने क्लॉकवाइज लिया है, तुम्हें फिक्स कर लेना है। तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ही फेजर को रोटेट करवाना है। उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये साइनोसॉइडल वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम लोग वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां से मतलब पहला जो हमें मिलता है कि टाइम वाले किसी भी क्वेश्चन में हम लोग फेजर का हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा, फेजर कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल है? फेजर हेल्पफुल है अगर हमें इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन का मतलब है, जैसे सबसे आसान हम लोग देखें, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का मतलब होता है कि ये हमारा मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो वो इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये सबसे सिंपल, सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम का, ये तुम ध्यान में रख सकते हो कि ये हमें इक्वेशन से भी दिख रहा है कि t 0 होगा तो x 0 होगा, t बढ़ेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ रहा होगा तो प्लस एक की तरफ जा रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस से गया। तो इसके लिए जो फेजर है कि अगर t इक्वल टू 0 पे, देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है और किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये सबसे सिंपल और स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे तुम ध्यान में रखना कि अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसको हम लोग बेस इक्वेशन मान सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर सपोज करो 3-4 ऐसा इक्वेशन है जिसको तुम बेस इक्वेशन की तरह ध्यान में रखोगे तो बाकी का इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। जैसे दूसरा, अगर मैं बोलूं कि t इक्वल टू 0 पे, सपोज करो मैं दूसरा केस लेके चल रहा हूं कि एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो बताओ इक्वेशन कैसा दिखेगा? फिर से इक्वेशन लिखने में अगर तुम मैथमेटिकली जाओगे तो साइन और कॉस वैसे ही कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, मैथमेटिक्स में उलझ के रह जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम में है तो हम लोग क्या किए, हम लोग फेजर प्लॉट किए कि भाई ठीक है, t इक्वल टू 0 पे अगर हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम में है तो फेजर कहाँ पे होगा? तो t इक्वल टू 0 पे फेजर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, हम लोग फेजर को कैसे चला रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें हर क्वेश्चन में फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना है और हम लोग उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ले रहे हैं।
तो एंटी अगर हमारा t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे है तो इक्वेशन है a साइन ओमेगा t। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला फेजर कितना एंगल आगे दिख रहा है, आगे क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आगे होगा उसको बोलेंगे लीड करना। तो ये वाला इस वाले फेजर से अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो कितना एंगल आगे दिख रहा है, 90 डिग्री। तो मैं इसका इक्वेशन लिख दूंगा, मुझे इसका इक्वेशन पता है, a साइन ओमेगा टी, ये 90 डिग्री आगे है, इसका इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी। हम लोग इसके हेल्प से लिख दिए इसका इक्वेशन, क्योंकि ये भी एक तरह से हम लोग बेस फेजर की तरह ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हमारा t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे है तो इक्वेशन होगा x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ये भी तुम ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तीसरा, अगर बोला t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा मीन पे है और किधर जा रहा है, निगेटिव एक्सट्रीम में। देखो अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे और निगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है तो फेजर कहीं यहाँ पे होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके हेल्प से लिखूं तो इससे कितना आगे है 90, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू a, अगर मैं इसके हेल्प से लिख रहा हूं तो a cos ओमेगा t प्लस 90, या अगर हम इसके हेल्प से लिखें तो इससे कितना आगे है 180, तो a साइन ओमेगा t प्लस 180 डिग्री, मतलब माइनस a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल होता है। तो अब 1 2 3 इसको भी फिर हम लोग बेस फेजर की तरह याद रख सकते हैं कि अगर t इक्वल टू 0 पे हमारा फेजर इधर होगा तो उसका इक्वेशन होता है माइनस ए साइन ओमेगा टी। t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे है तो ए साइन ओमेगा टी, t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे है तो ए कॉस ओमेगा टी, t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे है मतलब माइनस ए साइन ओमेगा टी। और अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपने निगेटिव एक्सट्रीम पे है तो फेजर यहाँ पे होगा। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन क्या लिख सकते थे, इसके हेल्प से लिखते तो a साइन ओमेगा टी। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसके हेल्प से लिखता तो ये देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में दिख रहा होगा, तो इस बोलेंगे ये वाला फेजर आगे है और ये वाला फेजर पीछे है। कितने से पीछे है, 90 से। तो इसका इक्वेशन हो जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस 90। जब मैं इसके हेल्प से लिखूं तो कितना आगे बोलेंगे, तो इससे 180 आगे, a कॉस ओमेगा टी प्लस 180, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये चार हम लोग बेस फेजर स्टैंडर्ड फेजर जो हम लोग याद रख सकते हैं कि ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो हमें कोई भी इक्वेशन लिखने में इस चार बेस फेजर के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं और मैथ से बच जाएंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एंगल वगैरह है उससे हम लोग बच जाते हैं। इक्वेशन लिखने के किसी भी क्वेश्चन में फेजर कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होता है और फेजर सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, मतलब मैं इस डिस्कशन को आगे जनरलाइज करूंगा कि कोई भी पैरामीटर जिसका साइनसोइडल वेरिएशन हो रहा है, मान लो करंट का साइनसोइडल वेरिएशन है तो हम लोग करंट का फेजर प्लॉट कर सकते हैं, वो करंट का वेरिएशन दिखाएगा। जैसे देखना ये पोजीशन का वेरिएशन था तो ये पोजीशन का 0 था इसलिए मीन पोजीशन बोला गया। अगर करंट का साइनसोइडल फंक्शन होता तो हम लोग करंट का फेजर प्लॉट कर सकते थे, हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल मान सकते थे जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल लेते, मतलब करंट के एम्पलीट्यूड के इक्वल लेते, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन करंट का वेरिएशन बताता। तो ये करंट का 0 वाला वैल्यू होता, ये करंट का पॉजिटिव मैक्सिमम होता, ये करंट का निगेटिव मैक्सिमम होता। अगर हमारा फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता करंट वाला तो हम लोग बोलते कि करंट अपने 0 और पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में और पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो बोलते पॉजिटिव मैक्सिमम और 0 के बीच में है और 0 की तरफ आ रहा है, ये निगेटिव मैक्सिमम है, तो ये करंट का फेजर प्लॉट कर सकते थे। वेलोसिटी का फेजर प्लॉट करना होता, अगर वेलोसिटी का साइनसोइडल वेरिएशन है तो हम लोग बोलते हैं कि ये वेलोसिटी के फेजर में ये वेलोसिटी का 0 होता, ये हमेशा मीन पोजीशन नहीं होगा, ये पोजीशन का वेरिएशन हम लोग प्लॉट कर रहे थे, इसलिए पोजीशन का 0 था, पोजीशन का पॉजिटिव मैक्सिमम था, पोजीशन का निगेटिव मैक्सिमम था। अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिख रहा हो, सपोज करो कि कोई इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, मान लो करंट का पोजीशन I इक्वल टू दिख रहा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका क्या मतलब है, हम लोग इसका फेजर प्लॉट कर सकते हैं कि I का कॉस ओमेगा टी का मतलब हमें ये पता है कि अभी जो हमारा करंट वाला फेजर होगा t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे होगा। फेजर को अभी भी फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, इसका मतलब हम लोग फेजर के हेल्प से इसको देख के बोल सकते हैं कि अभी करंट कहाँ पे है, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे और किधर की तरफ जा रहा है, अपने 0 की तरफ जा रहा है।
तो करंट के फेजर में ये करंट का जीरो होगा, मतलब ये आई का जीरो है, ये करंट का पॉजिटिव मैक्सिमम है, और ये वाला जो वैल्यू है ये करंट का क्या है, निगेटिव मैक्सिमम है। क्योंकि करंट का साइनसॉइडल वेरिएशन है तो हम लोग करंट का फेजर प्लॉट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अगर करंट के फेजर में, अगर यहाँ पे है फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट अपने जीरो और पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में है और पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। इस फेजर में अगर फेजर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग बोलेंगे करंट पॉजिटिव मैक्सिमम और जीरो के बीच में है और जीरो की तरफ आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब जीरो और निगेटिव मैक्सिमम के बीच में है और निगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब निगेटिव मैक्सिमम और जीरो के कहीं बीच में है और जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये हम लोग करंट का प्लॉट कर दिया। तो जिसका भी साइनसॉइडल वेरिएशन होगा हम लोग उसका फेजर प्लॉट कर सकते हैं। मतलब हम एक इमेजिनरी सर्कल मान सकते हैं, उस पे जो रेडियस वेक्टर होगा वो उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएंगे ओमेगा से, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन उस साइनसॉइडल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो उसका जीरो वैल्यू होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो फेजर किसी का भी प्लॉट किया जा सकता है। अब फेजर प्लॉट जब हम कर लेते हैं तो टाइम निकालने वाला क्वेश्चन वो या तो एसएचएम में है, वो या तो अल्टरनेटिंग करंट में है, या कहीं पे भी है। हम लोग टाइम वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन से बच जाते हैं। दूसरा, इक्वेशन लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन है कहीं भी, जैसे कोई भी एक इक्वेशन, अब चार बेस तुम्हें ये ध्यान में रखना है, मैंने बोला था ये चार बेस फेजर हो गया हमारा भाई, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब इसके हेल्प से इक्वेशन लिखने में, कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो कि तुमसे अब एसएचएम का आके इसका क्वेश्चन आ गया, एसी का क्वेश्चन, ये बोला कि एन एसी इज flowing in a circuit at t equal to 0, current is I maximum by root 2 and is approaching its जीरो वैल्यू। बोला कि ऐसे में तो करंट वेरी कर रहा होता है जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो पे नेगेटिव मैक्सिमम। बोला कि टी इक्वल टू जीरो पे करंट का वैल्यू है आई मैक्सिमम बाई रूट टू और ये अप्रोचिंग टू इट्स जीरो वैल्यू, तो राइट इट्स इक्वेशन, करंट का इक्वेशन लिखना है। हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट का फेजर प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये करंट का फेजर है, हमें पता है ये करंट का जीरो वाला वैल्यू है, ये करंट का पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये करंट का नेगेटिव मैक्सिमम है। अभी कहाँ पे है करंट, तो करंट है आई मैक्सिमम बाई रूट टू। अच्छा, रेडियस मैक्सिमम के इक्वल लेते हैं, वही एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसका मतलब है ये जो रेडियस है ये आई मैक्स को इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई मैक्स बाई रूट टू का मतलब कहीं यहाँ पे वैल्यू, और किधर की तरफ जा रहा है, अपने जीरो की तरफ, मतलब जीरो की तरफ, मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग इस बार हमें करंट का वैल्यू दे रखा है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें फेजर प्लॉट करना है। मतलब ये लाइन ऐसे अगर ड्रॉ करे तो फेजर का टिप या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। आई मैक्स बाई रूट टू होता और मैक्सिमम की तरफ अप्रोच कर रहा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, पर ये किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने फेजर यहाँ पे, ये है हमारा अभी फेजर, ये हमारा फेजर आया। अब हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ये देखो ये जो रेडियस है ये आई मैक्स के इक्वल है। अगर ये वैल्यू आई मैक्स है और ये वैल्यू आई मैक्स बाई रूट टू है तो तुम यहाँ से इसको अगर थीटा मानोगे, ये वाला एंगल थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हो बेस। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस, बेस कितना है आई मैक्स बाई रूट टू, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, आई मैक्स के, तो ये आ गया 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। अब देखो जैसे ही थीटा 45 पता चल गया तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे आई इक्वल टू, अब इक्वेशन लिखने के लिए हमें पता है अगर टी इक्वल टू जीरो पे, ये टी इक्वल टू जीरो पे फेजर था, अगर टी इक्वल टू जीरो पे फेजर यहाँ पे होता तो इक्वेशन होता आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर टी इक्वल टू जीरो पे फेजर यहाँ पे होता तो इक्वेशन होता आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग अगर इसके हेल्प से लिखे तो इससे कितना आ गया है 45, तो हम लोग लिखेंगे आई नॉट मतलब आई मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, हमने इसके हेल्प से लिखा।
या अगर मुझे इसके हेल्प से लिखना है तो इससे कितना आगे है 90 प्लस 45 135, तो इसी को लिख सकते हैं आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री से ये फंक्शन सेम ही है जो हमें फेजर से दिख रहा है। अगर कोई बोले कि सर अगर मुझे इसके हेल्प से लिखना है तो इसके लिए क्या इक्वेशन था, इसके लिए इक्वेशन था माइनस आई साइन ओमेगा टी, और इससे ये वाला जो फेजर है देखो ये फिर से क्लॉकवाइज में दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज का कोई चीज क्लॉकवाइज में आगे होगा मतलब वो लैग कर रहा है, वो पीछे है, क्योंकि हमारा फेजर तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज में कोई आगे होगा मतलब वो लीड कर रहा है, और अगर क्लॉकवाइज में कोई आगे होगा मतलब वो लैग कर रहा है। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो फेजर है वो कितना पीछे है 45, इसी को लिखा जा सकता है माइनस आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। मैथमेटिकली ये तीनों इक्वेशन एक ही है। अब मान लो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया तो मैथ्स में जाओगे तो तुम्हें ये इसको चेंज करने ही नहीं आएगा, तो हमें मैथ्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग फेजर से लिख लिए। तो मैथमेटिकली इसको देखोगे तो ये तीनों इक्वेशन एक ही है, इस तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, ग्राफ कन्वर्जन का मतलब पोजीशन का दे दिया, वेलोसिटी का पूछा, वेलोसिटी का दे दिया, एक्सीलरेशन का पूछा, तो ग्राफ के कन्वर्जन में फेजर का हेल्प लेते हैं, जो हम लोग आगे के फिर लेक्चर्स में देख रहे होंगे। टाइम निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग फेजर का हेल्प लेंगे। इक्वेशन लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग फेजर का हेल्प लेंगे। फेज डिफरेंस निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे सपोज करो फेज डिफरेंस वाला एक फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन तुम्हें ऐसा दिखा कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 x1, दूसरा दिखा x2 इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब बोला कि राइट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से देखना, अगर तुम इसे मैथमेटिक्स में जाओगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसको माइनस को हटाना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा मतलब 180 डिग्री ऐड करना पड़ता। अब वो मैथ्स आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से इस तरह में कंफ्यूजन होना शुरू होता है, माइनस साइन की जगह पे मैं कॉस दे देता और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तुम्हें जब भी फेज डिफरेंस लिखना है तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इन दोनों का फेजर प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखना, पहला वाला फेजर, पहला वाला इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 30। मुझे पता है ए साइन ओमेगा टी वाला फेजर होता तो यहाँ पे होता, ए साइन ओमेगा टी से कितना आगे दिख रहा है 30, मतलब हम लोग पहला वाला फेजर प्लॉट कर लिए यहाँ पे, इससे 30 डिग्री आगे है। दूसरा वाला क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 45। हमें पता है माइनस ए साइन ओमेगा टी वाला फेजर यहाँ पे है, माइनस ए साइन ओमेगा टी से कितना आ गया है 45, तो हमने दूसरा वाला फेजर प्लॉट कर लिया, दूसरा वाला फेजर यहाँ पे है। ये वाला फेजर माइनस ए साइन ओमेगा टी था, उससे 45 आ गया, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो ये 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 45, ये 90 और ये 30, तो 90 30 120 और 120 और 45 मतलब 165 डिग्री। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर ये वाला एंगल आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ये 60 और 90 कितना हो गया 150 और 150 और 45 195 हो गया। तो जब भी हम एंगल बोलते हैं तो वो 0 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बोलते हैं। तो 0 से 180 के बीच का एंगल ये वाला एंगल मतलब 40 और 90, तो 90 और 40 हो गया 135 और 135 और 30 165। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना डिग्री आ रहा है 165 डिग्री आ रहा है। तो तुम यहाँ से देख रहे हो फेजर हेल्प से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस पता होगा तो वेव ऑप्टिक्स या वेव के क्वेश्चंस भी इससे हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इसी फेजर एनालिसिस को। मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि फेजर एक इमेजिनरी सर्कल है जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल है। जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाते हैं तो उसका जो वर्टिकल वाला प्रोजेक्शन है वो साइनसोइडल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जिसका भी साइनसोइडल वेरिएशन हो, करंट का होगा तो करंट का जीरो, करंट का मैक्सिमम, करंट का नेगेटिव मैक्सिमम। अगर डिस्प्लेसमेंट का फेजर है तो ये डिस्प्लेसमेंट का जीरो, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का जीरो, डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव मैक्सिमम। वेलोसिटी का अगर साइनसोइडल वेरिएशन है, वेलोसिटी का फेजर आएगा तो वेलोसिटी का जीरो, वेलोसिटी का पॉजिटिव मैक्सिमम, वेलोसिटी का नेगेटिव मैक्सिमम। एक्सेलरेशन का अगर साइनसोइडल वेरिएशन है उसका फेजर प्लॉट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का जीरो, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का नेगेटिव मैक्सिमम। तो
आज का लेक्चर हम लोग अभी कंक्लूड कर रहे हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा।